नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं मोहित कपूर जगू का संस्थान जयपुर से आपका स्वागत करता हूं और आज आपके YouTube चैनल जगू का जीके हब पर भी आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप वीडियोस देखते हैं पर वो आपको रैंडमली मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल नोटिफिकेशन यानी घंटी का निशान आता है उसको आपने प्रेस कर दिया है तो सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम और फ्रिक्वेंटली पहुंचेंगे। तो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी सीरीज वाले वीडियो के लिए मैं आपके सामने आया हूं। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि वो साइंस का एक रहता है, एक ज्योग्राफी का रहता है, तो ज्योग्राफी वाले सीरीज के लिए आया हूं। हमारे लास्ट टॉपिक पारिस्थितिकी पे हम बात कर रहे थे। आज हम ज्योग्राफी यानी फिजिकल ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक लेंगे, क्योंकि आपको पता है मैंने जब से 10 तारीख से 10 जुलाई से ये शुरू करवाया था, तो उसी क्रम में मैंने आपको दोस्तों कहा था कि फिजिकल ज्योग्राफी के एक एक टॉपिक करेंगे। हमने वायुमंडल कर लिया था, ठीक है, हमने जैवमंडल कर लिया। अब बात करते हैं हम जलमंडल की। तो दोस्तों, जलमंडल वाले टॉपिक से मैं शुरू कर रहा हूं, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए और हमेशा की तरह वही सेम, इस हफ्ते के एंड में इसकी जो भी पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी। इसलिए मेरा जो वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां पर आपको टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अच्छा, कई बच्चों की ये समस्या रहती है कि आप टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करते हैं तो कुछ ओपन नहीं होता। वो इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने फोन में जो टेलीग्राम है उसको इंस्टॉल नहीं कर रखा है। तो कृपया गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, टेलीग्राम लिखकर उसको इंस्टॉल कीजिए। तो उसके बाद वो लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम ओपन हो जाएगा। और टेलीग्राम चैनल हमारा किस नाम से है? जगू का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। और फिर भी कोई समस्या हो तो स्क्रीन पे नीचे फोन नंबर दिए हुए हैं जो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो मेल आईडी दी है उस पर भी आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। और जिनको उसमें भी समस्या आ रही है वो वीडियो के जो कमेंट बॉक्स हैं उसमें भी अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हमारा जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला टॉपिक चल रहा था उसके अंदर हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं। ये हमारा हो गया जलमंडल, ठीक है। जलमंडल दोस्तों, इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, यानी पृथ्वी के लगभग, जो मैंने पहले भी बताया, मैं फिर एक बार आपको बता देता हूं कि पृथ्वी का जो 3/4 भाग है, या फिर हम इसको अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 71%। मैंने इसलिए बोला कि 3/4 को 75% कहते हैं, पर यदि परसेंटेज में लिखेंगे तो इसको 71% लिखते हैं। और यदि इसको परसेंटेज में नहीं लिखते, इसको हम एक भिन्न में या फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो इसको हम कितना लिखते हैं? 3/4 भाग लिखते हैं। तो पृथ्वी के 71% पर जल है और पृथ्वी को चारों तरफ से किसने ऑक्यूपाई करा हुआ है? महासागरों ने। किसने ऑक्यूपाई करा हुआ है? महासागर। अच्छा, मैं एक बार और आपको क्लियर कर दूं, यहां पर अभी सिंपल बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको विजुअल्स की प्रॉब्लम आ रही है। हमारा 5 अगस्त को नया स्टूडियो स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद डिजिटल बोर्ड पर आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जितने भी चीजें होगी, ज्योग्राफी की चीजें होगी, साइंस की चीजें होगी, दूसरे टॉपिक्स होंगे, वो सब आपको डिजिटल बोर्ड पर मैप और डायग्राम के माध्यम से ज्यादा एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो कुछ दिन का इंतजार और फिर आपको और बेहतरीन तरह से हम आपको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो पृथ्वी के 3/4 या 71% भाग पर जल है, और इसमें भी आपको पता है ये जो पूरा का पूरा जल है, ये पूरा, इसका 97.5% जो जल है वो तो महासागरों में है। और यह जल कैसा माना जाता है? लवणीय माना जाता है। लवणीय का अर्थ हो गया दोस्तों कि नमक इसमें मिला हुआ है, तो पीने योग्य इसको नहीं माना जाता, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया लगभग 2.5%। तो 2.5% जो जल है वो किस प्रकार का जल माना जाता है? शुद्ध जल माना जाता है, जो अलग अलग स्रोतों में, देखो, ये हिमखंड के रूपों में है, ठीक है। फिर ये आपके ग्लेशियर्स होते हैं, यानी जो बर्फ के पहाड़ होते हैं, ग्लेशियर्स को हम क्या कहते हैं? हिमनद। उनके रूप में ये स्टोर है पानी, जो ध्रुवीय क्षेत्रों पे या हमारे हिमालय पे बर्फ के पहाड़ होते हैं, अंटार्कटिका में जो बर्फ है इस फॉर्म में जमा है। या फिर ये जल हमें काफी मात्रा में वर्षा के रूप में प्राप्त होता है, वर्षा जल, ठीक है। यही जल हमें नदियों के रूप में भी क्या है? उपलब्ध है। हमारी जो नदियां बहती है वो कहां से बहती है? ग्लेशियर से बहती है, तो इसलिए नदियों के रूप में भी उपलब्ध है। कुछ नदियां वर्षा ऋतु में तेजी से बहते हुए निकलती है, तो ये शुद्ध जल है। फिर इसके अलावा हमारे जो क्या हो गए, कुछ तालाब हो गए, तो तालाबों में ये जल क्या रहता है? स्टोर रहता है। उसके अलावा हमारी हो गई विभिन्न प्रकार की मीठे पानी की झीलें हो गई, तो उन मीठे पानी की झीलों में ये स्टोर रहता है। और दूसरा हमारा जो जल संरक्षण तकनीक होता है, यानी जिसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग सिस्टम,
वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। जैसा आपने देखा होगा प्राचीन काल में राजस्थान की बात करें तो खड़िन बनाई जाती थी, टांका, टोबा, नाड़ी, ठीक है, फिर छोटे छोटे कुएं होते थे जिनको बेरी कहते थे। तो इस प्रकार से परंपरागत रूप से, चूंकि पानी की राजस्थान में हमेशा से कमी रही है, तो यहां पर जल संरक्षण को अत्यधिक महत्व दिया जाता था और जल का प्रयोग बहुत ही सोच समझ के और लिमिटेड रूप से किया जाता था। तो हमारे जो परंपरागत जल स्रोत होते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में नहाने के, कपड़े धोने के, पीने के, साफ सफाई के काम आता है, वो जनरली मीठे पानी को हम यूज करते हैं, यानी ताजा पानी। इसलिए उनके रूप में भी हम किसको मान सकते हैं, ये शुद्ध जल के क्या है, स्रोत है। तो ये चीजें आपको यहां पर क्लियर हो गई कि हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अब हम सबका अध्ययन करेंगे, पर सबसे पहले हम महासागरों का अध्ययन करेंगे और महासागरों के बाद हम सागर या जो दूसरी जल राशियां होती है हम उन पर आएंगे। आपको पता है कि ये समुद्र का जो पानी होता है खारा, ये पीने योग्य नहीं होता, पर एक प्रक्रिया होती है, एक साइंटिफिक प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं डीसैलिनेशन प्रोसेस, और इसके माध्यम से हम समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदल सकते हैं और पीने योग्य पानी बनाया जा सकता है। दुनिया के सबसे बड़े डीसैलिनेशन प्लांट में से एक कहां पर है, दुबई में है, जहां पर समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदला जाता है। तो सामान्यतः दोस्तों, जिन विश्व के देशों में पानी की कमी रहती है, जहां पर वर्ष भर वर्षा या तो नहीं होती या फिर नाममात्र की होती है, उन स्थानों पर यह डीसैलिनेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर निश्चित सी बात है, कॉस्टिंग ज्यादा आ जाती है, पानी महंगा पड़ता है, पर इतना सुकून है कि हमको खारा पानी कन्वर्ट किस में हो जाता है, मीठे पानी में। तो ये आपको चीजें एक बार क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब मैं महासागरों की बात करूंगा, उससे पहले मैं एक डायग्राम आपके सामने बनाऊंगा, उसको आप थोड़ा सा समझिए। देखिए, देखो दोस्तों, मैं इसमें एक डायग्राम बनाता हूं और इस डायग्राम में मैं लिख देता हूं कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग जो अत्यधिक प्राचीन युगों में से, सबसे प्राचीन तो नहीं बोल सकते, पर हां अत्यधिक प्राचीन युगों में से एक माना जाता है। इसमें जो पृथ्वी की स्थिति थी, वो इस तरह से थी कि आपका पूरा का पूरा जो पृथ्वी का ये एक भूखंड था, इसको मैं जब डिजिटल स्टूडियो हमारा 5 अगस्त से शुरू हो जाएगा तो मैं आपको एक एक वीडियो, ऑडियो, डायग्राम, मैप और फ्लो चार्ट के माध्यम से इनको बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, इस तरह कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी का ये रूप हमको क्या करता है, दिखाई देता है, जिसमें जो जमीन का टुकड़ा है हम इसको क्या बोलते हैं, पेंजिया। केवल एक ही जमीन का टुकड़ा था। उस समय 7 महाद्वीप नहीं थे, जो आज 7 महाद्वीप हमको दिखाई देते हैं, उस समय 7 महाद्वीप नहीं थे। और चारों तरफ आपको ये जो महासागर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जो विशाल महासागर या विशाल जलराशि है, इसको हम कहते थे पेंथालासा। क्या बोलते थे, पेंथालासा। और जो जमीन का टुकड़ा है, स्थल है, इसको क्या बोलते थे, पेंजिया। अब आपको मैंने पहले भी बताया था, जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला टॉपिक कराया था, कि पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के केंद्र में लावा है, मैग्मा है, उस पर प्लेटें आपस में तैरती रहती है और उन प्लेटों पर ही आपके महाद्वीप भी बसे हुए हैं और उन प्लेटों पर ही आपके महासागर बसे हुए हैं। इन प्लेटों में टक्कर होती है, टक्कर की वजह से भूकंप, ज्वालामुखी आदि चीजें भी हो सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों क्या होता है, ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है और एक दूसरे के पास आती है। इनको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। और इसके आधार पर ही अलग अलग पार्ट होते रहते हैं और वापस अभी पृथ्वी के एक पेंजिया था, जिससे वर्तमान में टूटकर आज पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। और आगे जब आज से कुछ लाखों साल बाद वापस क्या स्थिति बन जाएगी कि ये महाद्वीप आपस में आकर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये एक ज्योग्राफिकल सिद्धांत है जो चलता है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। हमारा मनुष्यों का जीवन काल इतना नहीं होता कि हम इस प्रक्रिया को बहुत ही बारीकी रूप से इसको अज्यूम कर पाए। बहुत वाइड रूप में तो देख सकते हैं, पर हम अपने जीवन काल में इस प्रक्रिया को नहीं देखते, क्योंकि अत्यधिक धीमी और सतत प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ध्यान से देखना, जब कार्बोनिफेरस युग चल रहा था तब चारों तरफ जो विशाल महासागर फैला हुआ था वो कौन सा था, पेंथालासा। यानी महासागर की संख्या कितनी थी,
एक थी। आज विश्व में कितने महासागर माने जाते हैं? 5। वैसे मुख्य महासागर तो 4 हैं, पर ओवरऑल महासागर कितने माने जाते हैं, ओशियन कितने माने जाते हैं? 5। तो आपसे यह पूछे कि पांचों महासागर कौन से महासागर से मिलकर बने थे, तो ये पांचों महासागर जो थे वो किससे मिलकर बने थे? पैंथलासा। आज हमारे पास जो 5 महासागर हैं, ध्यान से सुनना मेरी दोस्तों बात, आज हमारे पास जो 5 महासागर हैं, उन पांचों महासागर में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो यही आपका दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हुआ हुआ है। दूसरा पुटअप हुआ हुआ है कि निम्न में से वर्तमान महासागर जो हैं, उसमें से कौन सा महासागर पैंथालासा का अवशेष माना जाता है? तो आज का जो प्रशांत महासागर है, जिसे हम इंग्लिश में पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं, वो किसका अवशेष माना जाता है? पैंथालासा का अवशेष माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज विश्व में जो हमको महासागर दिखाई देते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 5। बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है, छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको यहां कराने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है, तो देखो आपने ये देख लिया। अब सीधे मैं महासागर पे चलता हूं और महासागरों की कुछ विशेषताएं हैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो चलिए पहले महासागर पे जो है प्रशांत महासागर। देखो दोस्तों, जो प्रशांत महासागर है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको रखनी है। एक तो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर माना जाता है। महासागर की आपको पता है वह जलराशि, महासागर की डेफिनेशन में आपको बता रहा हूं, वह जलराशि जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो उसे हम क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? ओशियन बोला जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वह जलराशि जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो उस जलराशि को क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत है और दुनिया का सबसे गहरा महासागर भी कौन सा माना जाता है? प्रशांत महासागर माना जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरा देखते हैं। इस जब चूंकि सबसे बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितना है। प्रशांत महासागर जो है उसका क्षेत्रफल कितना माना जाता है? तो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। बहुत ही ज्यादा, 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर, यानी इसका क्षेत्रफल हो गया विश्व का 1/3, यानी विश्व का 33% क्षेत्रफल तो अकेले किसने घेर रखा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं ये इतना बड़ा महासागर है कि 7 महाद्वीप इसमें समा जाएं, तो 7 महाद्वीप इसमें अंदर डूब सकते हैं। इतना बड़ा महासागर कौन सा हो गया? प्रशांत महासागर हो गया। ठीक है, इसने विश्व को चारों ओर से घेर रखा है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वह महासागर जो विश्व के चारों तरफ ऑक्यूपाई है, उस महासागर को हम क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। इसी में आपका सर्वाधिक, देखो ध्यान से देखना, सर्वाधिक गर्त जो हैं वो भी इसी महासागर में। गर्त का मतलब होता है खाई, यानी महासागर के अंदर अंदर जाते जाएंगे जो गहरा बिंदु होता है उसे बोलते हैं गर्त, यानी ट्रेंच। तो दुनिया में सबसे ज्यादा गर्त भी कहां पर है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व में सबसे ज्यादा जो द्वीप हैं वो भी कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। तीसरा पूछा जाता है, जो मैंने पहले भी आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, विश्व में सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी फटते हैं वो कौन से महासागर में फटते हैं? तो मतलब उस महासागर के देशों में फटते हैं, तो कौन सा हो गया? प्रशांत महासागर। विश्व में सर्वाधिक भूकंप की जो पेटी है, भूकंप की जो बेल्ट है, वो भी कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो ये सब सर्वाधिक इसमें माया जाता है। और दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा जो जल राशि है, जल की मात्रा है, वो भी कौन से महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर में पाई जाती है। सिंपल सी बात है, जब सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। अब ध्यान से सुनना, बात हो रही है गर्त की, तो सबसे बड़ा गर्त प्रशांत महासागर का मैं नाम लिख देता हूं। इस पॉइंट का नाम है चैलेंजर बिंदु या चैलेंजर पॉइंट। स्थान का नाम है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब दोस्तों क्या होती है? खाई होती है। ठीक है, इसी तरह इसकी गहराई है 11,022 मीटर। कई बुक्स में आपको 11,033 मीटर भी मिलेगी, एक ऑप्शन कोई भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कहां पर है? फिलीपींस के निकट, फिलीपींस के
निकट इसको माना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। दुनिया का भी सबसे जो गहरा गर्त है, दुनिया का जो सबसे गहरा बिंदु है वो भी मैरियाना ट्रेंच है। और चूंकि दुनिया में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर का भी सबसे जो गहरा बिंदु है वो कौन सा है, ये मैरियाना ट्रेंच माना जाता है। पर्टिकुलर बिंदु का नाम है चैलेंजर बिंदु और जगह का नाम है मैरियाना ट्रेंच। जो उसकी गहराई है वो 11,022 मीटर यानी लगभग 11 किलोमीटर है। और फिलीपींस के क्या पाया जाता है, निकट पाया जाता है। यहीं आपसे पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप बता दो। आपको चारों पांचों महासागर के सबसे बड़े द्वीप याद रखने। तो प्रशांत महासागर का आपसे सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो प्रशांत, ये अभी फेमस था, अभी चर्चा में चल रहा था, करंट का क्वेश्चन हमें बताऊंगा। तो कौन सा है, पपुआ न्यू गिनी। कौन सा हो गया, पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, अभी पपुआ न्यू गिनी अलग देश बना था तो काफी ज्यादा चर्चा में था। यह ऑस्ट्रेलिया के पास पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया से सब हम उत्तर पूर्व दिशा की तरफ चलते हैं तो ये क्या आएगा, पपुआ न्यू गिनी आता है। और प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पपुआ न्यू गिनी है। पर आप कंफ्यूज मत होना, आप ये मत सोच लेना कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और उसका सबसे बड़ा द्वीप पपुआ न्यू गिनी है तो दुनिया का भी सबसे बड़ा द्वीप है। नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है ग्रीनलैंड, जो अटलांटिक महासागर में आता है, जबकि यह दुनिया का दूसरा बड़ा द्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो पूरी दुनिया में तो इसका नंबर कौन सा है, सेकंड है। परंतु प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो आप कौन सा लिखोगे, पपुआ न्यू गिनी। और एक चीज आपको और याद रखनी, प्रशांत महासागर की जो आकृति मानी जाती है, यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यह आकृति मानी जाती है त्रिभुजाकार। कैसी आकृति मानी जाती है, त्रिभुजाकार। कहने का मतलब है इस तरह का त्रिभुज बनता है जिसका शीर्ष जो है वो तो बेरिंग सागर पर है और जिसका गर्त है, जो इसका आधार है, वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। तो आधार तो अंटार्कटिका महाद्वीप पे हो गया और जो शीर्ष हो गए, पॉइंट हो गया, पीक पॉइंट हो गया, टॉप पॉइंट हो गया, ठीक है, वो कहां पर है, वो पाया जाता है बेरिंग सागर में। इसलिए बेरिंग सागर भी कौन से महासागर के अंतर्गत आता है, प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जब आपको मैं अक्षांश देशांतर पढ़ाऊंगा तो देशांतर रेखाएं जब पढ़ाते हैं तब उसमें एक सागर आता है, बेरिंग सागर। यहां देशांतर रेखाओं को 7 से 8 बार मोड़ा गया है, वो लॉजिकली क्वेश्चन पूछा गया है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। इसलिए आपको केवल स्मृति के लिए मैंने बताया है कि आपको ध्यान रखना है कि बेरिंग सागर कौन से महासागर का हिस्सा है। तो कौन सा महासागर हो गया, प्रशांत महासागर। तो दोस्तों आज हम केवल प्रशांत महासागर करेंगे, बचे हुए जो तीनों महासागर हैं उसको मैं कल दूसरे पार्ट में करूंगा। उम्मीद है आपको सही लगा होगा। और भी अगर इससे कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ही बेसिक चीजों से स्टार्ट करवाया जा रहा है, फिर हम इसको बेसिक से एडवांस की तरफ ले जाएंगे। तो अभी एडवांस नहीं पढ़ा रहे, केवल बेसिक चीजें पढ़ा रहे हैं, तो उनको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पूरा देखा करिए, स्किप मत करिया करिए। हर लाइन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल महासागर के पार्ट 2 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।